Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today Nursing MCQs revision class number 5, and this class is important for upcoming exams like AIMS NORCET, NHM, SGPGI, PGI, ESIC, GMCH, CHO and other nursing officer recruitment exams. Let's begin. First question. टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। किसी ह्यूमन हार्ट में कुल कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, 1, 2 या 3? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले इन दोनों चैम्बर्स को आप एट्रिया के नाम से जानते हैं। इसे कई बार आप एंट्री हॉल भी कहते हैं, बिकॉज जो ब्लड है इन्हीं चैम्बर से होकर हार्ट में एंटर होता है। दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं और इन्हें हम कई बार लिटिल बैली भी बोलते हैं। दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट का जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला चैम्बर है, ये सबसे मोटा और मजबूत चैम्बर माना जाता है। इसी लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड है आपकी एरोटा में पहुंचता है, फिर ये एरोटा इसे पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। हमारी बॉडी टिश्यूज़ द्वारा यूज़ कर लिया गया ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के सहायता से राइट एट्रियम में पहुंचता है, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स तक पहुंच जाता है, जहाँ पर ये वापस ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी क्या कहलाती है? साल्पिंगोग्राफी, माइलोग्राफी, कोलेसिस्टोस्कोपी या पाइलोग्राफी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फैलोपियन ट्यूब वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूट्रस और ओवरी के बीच में पाई जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है और इसका काम है स्पर्म को ओवम तक पहुंचाना और ओवम को फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म तक लेकर आना, और फिर फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस तक लेकर आना। यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पर इंटरनल लाइनिंग में पाई जाती है, जो स्पर्म और ओवम की इस मूवमेंट को कंप्लीट करवाती है। अगर किसी वुमेन में इनफर्टिलिटी है, यानी कि उसकी फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का ब्लॉकेज तो नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस फैलोपियन ट्यूब में एक डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर इसका एक्सरे लिया जाता है। अगर ये ट्यूब क्लोज्ड है तो ये जो डाई हमने इंजेक्ट की है वो यहाँ से आगे नहीं जाएगी और एक्सरे में ये चीज़ क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा इसमें ब्लॉकेज है। लेकिन अगर ये ट्यूब ओपन है तो ये डाई जो है ओवरी तक जाएगी और हम ये एक्सरे द्वारा कंफर्म करेंगे कि यहाँ किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं है, ट्यूब पेटेंट है। इस प्रकार के टेस्ट को हम साल्पिंगोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी अ जाइगोट डेवलप्स। फीमेल बॉडी में किस पार्ट से जाइगोट का डेवलपमेंट होता है? विजाइना, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज या यूट्रस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बताना था कि जो जाइगोट है उसका निर्माण यानी उसकी शुरुआत कहाँ पर होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। जाइगोट क्या है?
मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवम जब यूनाइट होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे ही हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद शुरुआती 0 से 6 दिनों तक ये जो जाइगोट है ये यहीं पर डेवलप होता है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर फैलोपियन ट्यूब को माना है। 6 दिन बाद ये जाइगोट यहाँ से ट्रैवल कर यूट्रस में पहुँचता है और फिर छठे दिन से वहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू होता है, जो कि लगभग 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, उसका यूट्रस में इम्प्लांटेशन कब शुरू होता है, तो आप बताएंगे छठे दिन पर, और 11वें दिन ये अपने आप को पूरी तरह से यूट्रस की डेसिडुआ में इम्प्लांट कर लेता है और फिर वहाँ से इसकी प्रॉपर ग्रोथ शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 C's एसोसिएटेड विथ। अगर किसी पर्सन में कफिंग, चॉकिंग और अनएक्सप्लेन्ड साइनोसिस डेवलप हो जाए, यानी कि 3C कंडीशन डेवलप हो जाए, तो ये किस डिजीज़ की प्रेजेंस को बताती है? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, या फिर GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। The right answer is option A. 3 C's ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कंडीशन में देखने को मिलता है, TEF कंडीशन में देखने को मिलता है। TEF क्या है, आइए इसे नॉर्मली जान लेते हैं समराइज्ड वे के अंदर। ये किसी पर्सन की ईसोफेगस है जो कि स्टमक में जाती है। इसे आप फूड पाइप के नाम से जानते हैं। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होलो मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके पीछे ही आपको ट्रेकिया देखने को मिलेगी, जिसे आप विंड पाइप के नाम से जानते हैं, और ये बाइफरगेट होकर लंग्स में ओपन होती है। अगर नॉर्मल सिचुएशन में बात की जाए तो इनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर किसी क्लाइंट के अंदर इस ईसोफेगस और इस ट्रेकिया के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, एक एबनॉर्मल ट्यूब या ओपनिंग बन जाए, एक फिस्टुला बन जाए, तो ये कंडीशन ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला के नाम से जानी जाती है। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी के ईसोफेगस यानी फूड पाइप और ट्रेकिया यानी विंड पाइप के बीच में एक फिस्टुला बन जाए, एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, तो ये कंडीशन ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहलाती है। इस कंडीशन के अंदर बच्चा जैसे ही कुछ खाएगा तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा, तो उसे कफिंग होगी, खांसी आएगी, और अगर ये यहाँ अटक जाता है तो उसे सांस नहीं आएगी, यानी चॉकिंग फील होगा, और सांस ना आ पाने के कारण कुछ भी खाते पीते समय उसकी बॉडी नीली पड़ने लगेगी, यानी साइनोसिस डेवलप होगा। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट यानी OTA किस चीज़ के डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल माना जाता है? ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल, ऑप्शन बी, pH ऑफ वाटर, ऑप्शन सी, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। OTA टेस्ट किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आइए इसके बारे में जान लें। पीने के पानी को साफ करने के लिए, या यूं कहें कि पीने के पानी में मौजूद पैरासाइट, बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है।
इस पूरे प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। अगर अब हमें वाटर में क्लोरीन कितना है, ज़्यादा तो नहीं कम तो नहीं, इस चीज़ को यदि आइडेंटिफाई करना हो तो इसके लिए जो टेस्ट करेंगे हम उसे ही ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस टेस्ट के द्वारा हम तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टेस्ट के द्वारा हम पानी में मौजूद फ्री क्लोरीन कितना है इसे पता कर सकते हैं, पानी में कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन की मात्रा कितनी है इसे पता कर सकते हैं, या फिर टोटल रेजिडुअल क्लोरीन कितना है इसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, पैंक्रियास? The right answer is option B. इस क्वेश्चन के बारे में पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यदि आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। जब रिसर्च ज़्यादा नहीं हुआ था तो उस समय ये माना जाता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड वह ग्लैंड है जो कि बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रीशंस के कारण ही बाकी सभी ग्लैंड्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसीलिए सभी ग्रंथियों की मालिक यानी मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड को माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा तो ये पता चला कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक और मास्टर ग्लैंड है जो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, इसे ऑर्डर देती है। उस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। जैसे ही हाइपोथैलेमस का आइडेंटिफिकेशन हुआ तब से इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाने नहीं लगा और हाइपोथैलेमस को ही फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या कंट्रोलर ऑफ मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कॉजेज ओव्यूलेशन? कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ही ओव्यूलेशन हो पाता है। ओव्यूलेशन वह प्रोसेस है जिसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान 14th डे पर या यूं कहें 28 डेज़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पर ओवम का रिलीज़ होना ओव्यूलेशन कहलाता है और इस प्रोसेस के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH 3 इम्पॉर्टेंट काम करवाता है। सबसे पहला ओव्यूलेशन, दूसरा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और तीसरा सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स के अंदर मेल सेक्स हार्मोन जिसे आप टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं उसका भी सिक्रीशन करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में मौजूद लैडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है और इस स्टिमुलेशन के बाद मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन देखा जाता है। याद रखिएगा, ओव्यूलेशन से पहले प्री मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए एफएसएच रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इन्हें मैच्योर करवाता है और इन मैच्योर फॉलिकल्स का जब ब्रस्ट होता है, जब ये फटती हैं, इनसे ओवम निकलता है, तो उस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होना जरूरी है। बिना LH के ओव्यूलेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉमन कैंसर विथ एड्स?
एड्स वाले पेशेंट्स में कौन सा कैंसर अक्सर देखा जाता है? ल्यूकीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा या कापोसी सार्कोमा? Important question. The right answer is option D, कापोसी सार्कोमा। याद रखिएगा, जिन लोगों को HIV एड्स होता है उनमें सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है कापोसी सार्कोमा। बेसिकली इस प्रकार के कैंसर में पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, वो प्रभावित होती हैं। कापोसी सार्कोमा के दौरान बनने वाले ट्यूमर या लीजन्स फीट, लेग, फेस आदि पर देखे जा सकते हैं और ये जनरली पेनलेस होते हैं, पर्पलिश कलर के होते हैं। इसके अलावा ये लीजन्स माउथ, जेनाइटल एरिया और लिम्फ नोड्स में भी पाए जाते हैं। कापोसी सार्कोमा बेसिकली जिस वायरस के कारण होता है उसे हम ह्यूमन हर्पस वायरस 8 के नाम से जानते हैं। HHV8 नाम से इस वायरस को जाना जाता है, या कई बार इसे हम कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस यानी KSHV के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में HHV8 या KSHV दोनों ही नाम से पूछ लिया जाए आपसे कि ये वायरस किस डिजीज़ को कॉज करता है, तो आप बताएंगे कापोसी सार्कोमा, जो कि बेसिकली ब्लड वेसल्स का कैंसर है और एड्स पेशेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल PR इंटरवल ECG में कितने समय का होता है? 0.20 से 0.35 सेकेंड, 0.30 से 0.45 सेकेंड, 0.35 से 0.40 सेकेंड या 0.12 से 0.20 सेकेंड्स? The right answer is option D. प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में जान लें। यहाँ पर हम एक नॉर्मल ECG ड्रॉ करने जा रहे हैं। ECG के अंदर सबसे पहले होती है P वेव, उसके बाद होता है QRS कॉम्प्लेक्स और उसके बाद होती है T वेव, और कुछ पेशेंट्स में जो कि हाइपोकैलीमिया से सफरिंग होते हैं उनमें लास्ट में ये U वेव भी देखने को मिलती है। इस ECG में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का जो इंटरवल है इसे ही हम PR इंटरवल के नाम से जानते हैं और इसकी ड्यूरेशन 0.12 से 0.20 सेकेंड्स के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is an acute disturbance of consciousness and change in cognition that develops over a brief period। उस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे जिसमें अचानक किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, उसका कॉग्निशन यानी इंटेलिजेंस दोनों ही कुछ समय के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए डिस्टर्ब हो जाते हैं? एमनेशिया, डिमेंशिया, हेल्यूसिनेशन, डेलीरियम? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। डेलीरियम वह स्टेट है जिसमें कुछ समय के लिए किसी भी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, उसकी कॉग्निशन लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं। एमनीशिया शब्द का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि व्यक्ति को फैक्ट, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस कुछ भी याद नहीं रहता। डिमेंशिया भी लॉस ऑफ मेमोरी से ही रिलेटेड है और हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि बिना किसी स्टिमुलस की प्रेजेंस के पर्सन द्वारा स्टिमुलस को परसीव करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीफ इज अ, ग्रीफ क्या है? ऑप्शन ए स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड, ऑप्शन बी process by which grief is resolved, option C a powerful emotional reaction to implementing death or loss of valuable object, option D none of the above. The right answer is option C. देखिए, a powerful emotional reaction to impending death or loss of valuable object. अगर किसी व्यक्ति की कोई कीमती चीज़ खो जाए या फिर उसके किसी करीबी की डेथ हो जाए तो इस समय पर्सन में होने वाला जो रिएक्शन है वो ग्रीफ कहलाता है। ग्रीफ शब्द का हिंदी मीनिंग होता है दुख या दुखी। अगर किसी पर्सन में स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड है यानी कि वंचित होने की अवस्था जो होती है उसे हम ब्रेवमेंट के नाम से जानते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड इज नोन एज ब्रेवमेंट, BEREAVEMENT। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। ये बेसिक टर्म्स हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है प्रोसेस बाय विच ग्रीफ इज रिजॉल्व्ड। ऐसा कोई प्रोसेस जिसके द्वारा या जिसके बाद ग्रीफ यानी दुख हट जाता है, पेशेंट का दुख ठीक होता है, कम होता है, तो इसे हम मॉवरिंग के नाम से जानते हैं। MOURNING, प्रोसेस बाय विच ग्रीफ इज रिजॉल्व्ड। दुख जिससे हटता है वो मॉवरिंग कहलाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर सैचुरेशन में अकर इन पेशेंट विथ। किसी भी पेशेंट में आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया और उसका सैचुरेशन लेवल सही नहीं आ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी फिंगर पेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option D. कुछ ऐसी कंडीशंस हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके होने पर पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा सही सैचुरेशन रीडिंग नहीं दी जाती। अगर कोई पर्सन शॉक में है यानी पुअर सर्कुलेशन है तो उसमें रीडिंग गलत आएगी। अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत कम या बहुत ज़्यादा है तो उसमें सैचुरेशन रीडिंग गलत आ सकती है। स्किन थिकनेस ज़्यादा होने पर गलत रीडिंग आ सकती है। करंट टोबैको यूज़ के बाद में रीडिंग गलत आ सकती है। अगर पेशेंट के फिंगर नेल्स पर, नाखूनों पर नेल पॉलिश आदि लगी है तो गलत रीडिंग आ सकती है। और डार्क स्किन पिगमेंटेशन यानी जो लोग काले होते हैं, निग्रोज होते हैं, उनके अंदर आपको स्किन सैचुरेशन सही नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, while attaching temperature probe into the skin, the most preferred site a patient with supine position is the right hypochondriac region. Why? किसी पेशेंट में आपने टेम्परेचर को असेस करने के लिए जो प्रॉब होती है, जो लीड होती है, उसे पेशेंट को सुपाइन में सुलाकर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पर लगाया। इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन ए लीवर इज लोकेटेड इन दैट रीजन, यहाँ पर लीवर मौजूद है इसलिए, या फिर इस जगह पर हम इसे इजीली अटैच कर सकते हैं इसलिए, या फिर लार्ज सरफेस एरिया होता है इसलिए, या फिर इन सभी के कारण क्यों हम टेम्परेचर प्रॉब को राइट
हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन पर लगाते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, मान लीजिए ये पेशेंट का एब्डोमेन एरिया है। पेशेंट के राइट हाइपोकॉन्ड्रियक एरिया के अंदर लीवर मौजूद होता है, इस बात को हम सभी जानते हैं। लीवर हमारे बॉडी का वह पार्ट है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, और अगर आप टेम्परेचर प्रॉब को, टेम्परेचर डिवाइस को पेशेंट के लीवर के ऊपर ही कनेक्ट कर देते हैं, तो इस लीवर द्वारा मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जा रही है उसे ये प्रॉब एक्चुअली एग्जैक्टली रिकॉर्ड करेगा, और यही पर्सन की बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर माना जाता है। तो हम कह सकते हैं पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देकर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में टेम्परेचर प्रॉब को लगाने का कारण है लीवर की प्रेजेंस, बिकॉज लीवर जो है मेटाबॉलिज्म का सेंटर है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, और इस जगह से लिया गया टेम्परेचर बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन अ पेशेंट विथ हेड ट्रोमा? किसी पेशेंट को सर पर चोट लगने के बाद इसके इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ने से रोकने में कौन सा इंटरवेंशन मददगार हो सकता है? ऑप्शन ए, मेंटेन वेल लाइट रूम, अगर हम पेशेंट के रूम की लाइटिंग को अच्छी तरह से मेंटेन करें, या फिर एलिवेट द हेड एंड ऑफ पेशेंट, हम पेशेंट के सर वाले हिस्से को ऊपर उठाकर रखें, एलिवेटेड रखें, या फिर फ्रीक्वेंटली चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट, हम लगातार पेशेंट की पोजीशन को बदलते रहें, या फिर ऑप्शन डी, एलिवेट द फुट एंड ऑफ द पेशेंट, हम इस पेशेंट के पैर वाले हिस्से को ऊपर करके आईसीपी को डिक्रीज कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। किसी भी हेड ट्रोमा वाले पेशेंट में आईसीपी ना बढ़े, इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट इंटरवेंशन है कि आप इस पेशेंट के बेड के हेड साइड को हल्का सा ऊपर उठाकर रखें। पेशेंट के बेड के सर वाले हिस्से को हल्का सा ऊपर रखकर हम सीएसएफ के ड्रेन को बढ़ा सकते हैं, और ऐसा करने से आईसीपी मेंटेन रहेगा, लो रहेगा, बढ़ेगा नहीं। नॉर्मल यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 5 to 15 mm ऑफ Hg, और यही वैल्यू यदि सेंटीमीटर H2O में यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 7.5 से 20 सेंटीमीटर H2O। दोनों में से कोई भी रीडिंग देकर आपसे पूछा जा सकता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड द नर्स बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन व्हेन अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एन एम्पुटेशन? किसी पेशेंट जिसमें एम्पुटेशन होना है, उसके शरीर का एक हिस्सा काट कर अलग करना है, उस पेशेंट में रिहैबिलिटेशन किस समय शुरू कर देना चाहिए? बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग कन्वल्सेंट फेज, ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, व्हेन इट इज टाइम फॉर अ प्रोस्थेसिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। किसी भी पेशेंट में सर्जरी होने से पहले ही हमें रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को शुरू कर देना चाहिए। पेशेंट में जैसे ही ये चीज़ डिसाइड हुई कि अब इस पेशेंट में एम्पुटेशन होना है, पेशेंट के किसी हिस्से को काटना है, तो उस समय जब पेशेंट को प्री ऑपरेटिव टीचिंग दी जाती है, उसी दौरान पेशेंट को इस बारे में पूरा प्रोसेस समझाना चाहिए, और इस सर्जरी के बाद पेशेंट की लाइफ कैसे होगी, वो आगे किस तरह से अपनी लाइफ को एडजस्ट कर पाएगा,
कैसे बेहतर तरीके से अपने डेली फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा, रिहैबिलिटेशन कर पाएगा, ये सभी प्री ऑपरेटिव फेज में ही डिसाइड हो जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है जैसे ही ये क्लियर हो जाए, डिसाइड हो जाए कि पेशेंट में अब एम्पूटेशन किया जाना है। इसके अलावा कन्वल्सेंट फेज हो, डिस्चार्ज का समय हो या प्रोस्थेसिस लगाया जाने हो, उस समय अगर रिहैबिलिटेशन शुरू किया जाए तो ये काफ़ी देर से माना जाएगा। प्रोस्थेसिस का मतलब है आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट जो कि एम्पूटेशन के बाद पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एन अबव द नी amputation of a leg, a client reports pain in the foot that is no longer there. What should the nurse include about phantom limb pain in discussion with the client? किसी पेशेंट का पैर जो कि घुटने के ऊपर से काट दिया जा चुका है, लेकिन इस पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके पैर के उस हिस्से में पेन हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, जो कि पेशेंट की बॉडी में है ही नहीं। सिंपली कहें तो पेशेंट पैर के उस हिस्से में दर्द होना बता रहा है जो कि काट के अलग कर दिया जा चुका है, वो हिस्सा शरीर में मौजूद ही नहीं है। इस सिचुएशन में इस पेशेंट को समझाते हुए आप नीचे बताए 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फैंटम लिम्ब पेन के बारे में इस क्लाइंट को समझाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 tactile illusion associated with severe served blood vessels। इस पेशेंट में ब्लड वेसल्स के कारण टैक्टाइल इल्यूशन हो रहा है। टैक्टाइल इल्यूशन का मतलब है कि पेशेंट में ब्लड वेसल्स के प्रेजेंस के कारण ऐसा उसे महसूस हो रहा है कि उस एरिया में दर्द है। इल्यूशन बेसिकली वह फिनोमिना है जिसमें जो इम्पल्सेस हैं उसे रॉन्गली परसीव किया जाता है। ऑप्शन 2, नर्व एंडिंग्स इन द लिम्ब आर स्टिल इंटैक्ट एंड रिएक्ट टू स्टिमुलाई। इस पेशेंट से आप कहेंगे कि आपके बचे हुए पैर की जो नर्व्स हैं उन नर्व्स में सेंसेशन होने के कारण आपको ऐसा फील होता है कि आपके एम्पूटेड बॉडी पार्ट में पेन है। ऑप्शन 3, an unconscious phenomena to aid with grieving over the lost body part। पेशेंट के बॉडी के इस हिस्से के लॉस्ट होने के कारण पेशेंट को ग्रीफ है और इसी वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। ऑप्शन 4, hallucination secondary to emotional symptoms associated with distress of amputation। इस पेशेंट को एम्पूटेशन के कारण हैल्यूसिनेशन हो रहा है। Which option is correct here? इस तरह के क्वेश्चन आपको अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बड़ी सारी लैंग्वेज होगी लेकिन पूछा आपसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखें और इस बड़े एग्ज़ाम के लिए छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते चलें। डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। The right answer is option 2। इस पूरे प्रोसेस को अब इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। आपने इस पेशेंट के पैर को घुटने के ऊपर से काट दिया, यानी पेशेंट के पैर का अब ये हिस्सा नहीं है, लेकिन पेशेंट के फुट वाले हिस्से को, इस हिस्से को जो नर्व सप्लाई कर रही थी वो उसका एक सिरा इस जगह पर मौजूद है, ओपन है, इंटैक्ट है। जैसे ही पेशेंट के इस नर्व के इस सिरे पर कोई भी चीज़ टच होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके फीट के इस हिस्से के अंदर कोई चीज़ है या वहाँ पर पेन हो रहा है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो पेशेंट का पैर काटा जा चुका है, सिर्फ ये नर्व है जो कि इंटैक्ट है, यहाँ पर मौजूद है। और इस नर्व में जैसे ही कोई सेंसेशन होता है
टच, एनवायरनमेंट, टेम्परेचर या बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंजेस फील होते हैं, वैसे ही पेशेंट को सेंस होता है कि पेशेंट के इस कटे हुए शरीर के हिस्से में कोई सेंसेशन या पेन मौजूद है. होपफुली दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. At birth, the newborn lacks the intestinal bacteria necessary for the synthesis of which of the following? जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी की इंटेस्टाइन में किस सब्सटेंस को बनाने वाले बैक्टीरिया नहीं पाए जाते? आपके ऑप्शंस हैं बिलीरुबिन, ब्लड सेल्स, विटामिन के या बाइल साल्ट्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. जन्म के तुरंत बाद बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है वो कंप्लीटली स्टेराइल होती है, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार के बैक्टीरियाज मौजूद नहीं होते हैं. जन्म के कुछ समय बाद ये हेल्दी बैक्टीरियाज वहाँ आते हैं और विटामिन के का सिंथेसिस शुरू कर देते हैं. ये विटामिन के या यूँ कहें स्पेशली विटामिन के हमारे इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक हैं. विटामिन के द्वारा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 इन 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन किया जाता है. अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में क्लॉट नहीं बनेगा और थोड़ा सा भी इंजरी होने के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होगी और पेशेंट को हो सकता है डेथ तक हो जाए. So, vitamin K is essential for the formation of clotting factors and these vitamin forming bacteria are absent at the time of birth. इसीलिए जन्म के बाद बच्चे को इंट्रामस्कुलर रूट से हम विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं IM इंजेक्शन के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. The nurse should observe for the side effect associated with the use of bronchodilators. A common side effect of bronchodilator is. आपको बताना है कि ब्रोंकोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करने वाले पर्सन में साइड इफ़ेक्ट के रूप में कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? टिनिटस, नोजिया, अटैक्सिया या हाइपोटेंशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. अगर आपने हाइपोटेंशन को ये सोचकर आंसर माना है कि ब्रोंकोडाइलेटर्स जो हैं ब्रोंकस को डायलेट करेंगे और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये गलत है. ब्रोंकोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करने के बाद साइड इफ़ेक्ट के रूप में पेशेंट में नोजिया देखा जाता है. हाँ, अगर ब्रोंकोडाइलेटर्स की टॉक्सिसिटी हो जाए तो टॉक्सिसिटी के बाद हाइपोटेंशन हो सकता है. ब्रोंकोडाइलेटर वह मेडिसिन है जो कि ब्रोंकस को डायलेट करती हैं जिससे कि रेस्पिरेशन बेहतर होता है. अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसमें नोजिया सही ऑप्शन है और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो वहाँ पर हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है. ब्रोंकोडाइलेटर्स में हाइपोटेंशन होना टॉक्सिसिटी के कारण होता है, ना कि एज अ साइड इफेक्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. इसके अलावा टिनिटस यानी रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर, कानों में घंटी जैसी आवाज़ सुनाई देना, और अटैक्सिया यानी अच्छी तरह से चल फिर नहीं पाना, ये दोनों ही इन ब्रोंकोडाइलेटर से रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्क्रीन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस रिवील्स अ पॉजिटिव ELISA टेस्ट. विच टेस्ट विल बी यूज्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ HIV? किसी पेशेंट को ये डाउट था कि उसे HIV तो नहीं, उसने ELISA टेस्ट करवाया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव निकला. अब इस पेशेंट को ये कंफर्म करवाना है कि उसे
वास्तव में HIV है या नहीं, तो वो अब कौन सा टेस्ट करवाएगा। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रेडियो इम्यून प्रिसिपिटेशन एसे, जिसे आप RIP टेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर P24 लेवल, या फिर लिम्फोसाइट काउंट, या फिर इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे IFA। The right answer is option B, P24 levels। अगर किसी पर्सन में स्क्रीनिंग टेस्ट एलाइजा पॉजिटिव आता है तो उसे कंफर्मेशन के लिए P24 लेवल टेस्ट करवाया जाता है। जैसे ही पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो 11 दिन से लेकर 1 महीने तक यानी 30 डेज तक P24 का लेवल हाई मिलता है और एक्यूरेट हम इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही कोई पर्सन HIV के कांटेक्ट में आता है, HIV वायरस उस पर्सन की बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी द्वारा इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करने से पहले उसकी बॉडी में P24 का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो हम कह सकते हैं अगर P24 का लेवल हाई है तो मतलब पेशेंट को HIV है, और इस टेस्ट का बेस्ट रिजल्ट 11 दिन से लेकर 1 महीने के बीच देखने को मिलता है आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज routinely used to flush an IV device before and after administration of blood to a patient। किसी भी पेशेंट में ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्टर करने से पहले और बाद में हम IV डिवाइस को, IV लाइन को किस सॉल्यूशन से फ्लश करते हैं, साफ़ करते हैं। हेपेरिन सोडियम 0.9 सोडियम क्लोराइड, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर सॉल्यूशन, या फिर स्टेराइल वाटर के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सेंट्रल लाइन हो, आर्टीरियल लाइन हो, इन दोनों लाइनों से आपको कोई मेडिसिन देनी है या ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्टर करने हैं, तो इन लाइन को पेटेंट रखने के लिए इनमें पहले नॉर्मल सेलाइन या 0.9% सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं वो भेजा जाता है। इसी से इस लाइन को फ्लश किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो तो वो फ्लश आउट हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।